हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल जहां हम पढ़ते हैं क्लास 8 का यूपी बोर्ड का सिलेबस। आज हम डिस्कस कर रहे हैं क्या हमारा इतिहास और नागरिक जीवन का सेकंड चैप्टर। कौन सा चैप्टर? सेकंड चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम है भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना। हम फर्स्ट चैप्टर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि कौन कौन भारत में आए, वो क्यों आना चाहते थे, भारत में क्यों रहना चाहते थे, भारत को कब्जा क्यों करना चाहते थे। तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। यूरोपीय शक्तियों का भारत में आगमन कैसे हुआ, अब अंग्रेज राज्यों की स्थापना कैसे हुई, उन्होंने भारत पे कैसे कब्जा किया, ये सब हम पढ़ेंगे। ठीक है, थोड़ा सा समझने वाला रहेगा तो आप समझते जाएंगे, हम पढ़ते जाएंगे, टेंशन नहीं लेनी है। बस रिवीजन एक मात्र साधन है जिसके द्वारा आप ये सारी चीज़ों को याद भी कर सकते हैं और ये आपके दिमाग में लंबे समय, आप किसी भी आईएएस वगैरह के लिए करना चाहेंगे ना तो ये उसमें आपके लिए आएंगी और इम्पॉर्टेंट भी रहेंगी। ठीक है, और जो हिस्ट्री हम पढ़ते हैं इसलिए जो हमने भविष्य में पहले हो चुकी हैं चीज़ें उनसे हम सीख पाएँ। ठीक है, चलिए क्या है भारत में अंग्रेजी राज्यों की स्थापना। चलिए करें। अंग्रेज फ्रांसीसी व अन्य यूरोपियों की तरह व्यापार करने आए और उन्होंने धीरे धीरे अपने राज्य स्थापित कर लिया। ये लोग किस लिए आए थे? व्यापार करने आए थे, भारत से लाभ कमाने आए थे, क्योंकि यहाँ से क्या कच्चा माल खरीदना चाहते थे और अपने यहाँ पर महंगे दामों में बेचते। इनफैक्ट भारत में भी महंगे दामों में यहाँ से कच्चे माल में खरीदा। वो आपने पढ़ा था ना, जो मैंने पहले पढ़ाया था कि अपने लोगों को भेजते थे और घर घर जाते थे वो लोग, और जो कारीगर थे उनसे कच्चा माल खरीदते थे, उन्हें मैं थोड़ा बहुत चेंजेस करके, थोड़ा और सुंदर करके, थोड़ा और यूज़फुल करके महंगे दामों, भारत में भी महंगे दामों में बेचते थे और विदेशों में भी महंगे दामों में। तो भारत तो और गरीब होता गया, अपने ही माल खरीदने के लिए उन्हें दोगुने चौगने पैसे देने पड़ रहे हैं। जो माल भारत बेचता तो ज़्यादा पैसे कमाता, यूरोपीय शक्तियों ने खुद उस पर कब्जा कर लिया। 18वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य की शक्ति क्षीण होने पर प्रांतीय एवं क्षेत्रीय शासकों ने अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित की। क्या करना चाहते थे? जब मुगल थे जो हमारे ऊपर शासक करते थे, तो मुगलों की जब शक्ति क्षीण होती गई, कोई भी हो उसका एक पीक टाइम आता है कि वो सबसे ज़्यादा विकसित देश होता है, विकसित होती है, उनका विकास हो रहा था, और एक समय आता है कि वो लुप्त होने की स्थिति में होते हैं। आप कोई भी धर्म देख लीजिए, आप कोई राजा का कहानी सुन लीजिए, आप किसी शासक की कहानी सुनिए, यूरोपीय शक्तियों की, एक समय पर पीक पर होते हैं और फिर एक समय पर ढलान। जो सूर्य की तरह जो चीज़ें उदय हो रही हैं वो अस्त भी होंगी, जो अस्त हो रही हैं वो उदय भी होंगी। अगर परेशानियां हैं तो वो एक दिन ख़त्म भी होंगी, और खुशियां हैं उनमें भी हो सकता है थोड़ी सी रुकावट आए। इसीलिए अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करिए, जो चीज़ मिली है वो एक समय बाद जा सकती हैं, पर चीज़ों से हम नहीं है, हमसे चीज़ें। ठीक है बेटा, 18वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य की शक्ति क्षीण होने लगी तो प्रांतीय व क्षेत्रीय शासक, जैसे मान लो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में एक राज्य आपका, एक राज्य मेरा, एक राज्य किसी और का है। आपका कन्नौज है, मेरा एटा है जिला, ठीक है, अलीगढ़ है, तो हमारा है। तो अब उत्तर प्रदेश में जो राजा राज करते थे उनकी मृत्यु हो गई या उनका कमज़ोर होने लगा राज। अब हम चाहेंगे हम स्वतंत्र हो जाए, हमारा राज्य बढ़ जाए, तो हम क्या करेंगे? आपस में लड़ाई करेंगे स्वतंत्रता स्थापित करने के लिए। इसमें बंगाल, बिहार व उड़ीसा, अवध, हैदराबाद, मैसूर और मराठा प्रमुख थे, जो लोग आपस में लड़ रहे थे। किसके लिए? अपनी अपनी स्वतंत्रता के लिए। इसी सदी में यूरोप में फ्रांस और इंग्लैंड के बीच विश्व में उपनिवेशों व व्यापार में ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए निरंतर युद्ध होते रहते थे। इस सदी में क्या हो रहा था? यूरोप में, फ्रांस में, इंग्लैंड में बीच में क्या हो रही थी? लड़ाइयाँ हो रही थी उपनिवेशों के लिए, व्यापारों के लिए, क्योंकि जो देश जीत जाएगा, जैसे इंग्लैंड जीत गया, वो ज़्यादा पैसा कमा पाएगा, दूसरे देश वीक हो जाएंगे। तो वो सब आपस में लड़ रहे थे क्या? ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए। ज़्यादा मुनाफा करेंगे तो ज़्यादा पैसे मिलेंगे, सत्ता स्ट्रांग होगी, उनका देश स्ट्रांग होगा। दोनों राज्य देशों के व्यापारी अमीर होते गए, जो दोनों देश थे वो अमीर होते गए, जो पैसा कमाते वो अमीर ही होते जाएंगे ना, दूसरों का छीन छीन के कमा रहे थे।
इनका बोलबाला था। यहाँ तक कि इंग्लैंड और फ्रांस के राजा अपने अपने देशों की कंपनियों को पूरा समर्थन देते थे। अब यहाँ से पैसा कमाते थे तो ये भी तो चाहते हैं ना कि हमारे देश वाले हमारे साथ रहें। अगर उन्होंने रोक लगा दी कि आप नहीं जा सकते दूसरे देश का माने दूसरे देशों से नहीं ला सकते, तो वही उनको भी तो पैसा देना होगा। हर कोई अपना फ़ायदा देखता है, कोई किसी को भी ना कोई भी चीज़ ऐसे नहीं देना चाहता कि जिसमें उसका फ़ायदा ना हो। आप अपनी फ्रेंड को टॉफ़ी दोगे, अगर उससे आपको उम्मीद है कि वो कल आपको चॉकलेट देगी, नहीं होगी ना, ये तो मुझे कुछ देती नहीं है तो मैं इसे क्यों दूँ? ऐसा बच्चों में भावनाएँ होती हैं, पर ये भावनाएँ हमें रखनी नहीं है बेटा। उपनिवेश राज्य, जब एक देश जैसे इंग्लैंड के लोग किसी दूसरे देश जैसे भारत पर अपना वर्चस्व स्थापित करते हैं, तब दूसरा देश पहले देश का उपनिवेश राज्य बन जाता है और पहला राज्य दूसरे देश का सर्वेसर्वा बन जाता है। मान लो भारत है और इंग्लैंड है। क्या है? भारत और इंग्लैंड है। इंग्लैंड ने भारत पे क्या किया? अपना राज्य किया। तो हम क्या बन गए? भारत क्या बन गया? उसका उपनिवेश राज्य। क्या बन गया? उपनिवेश। और इंग्लैंड हमारा क्या बन गया? सर्वे सर्वा, मुख्य देश, जिसकी बात हमें सुननी पड़ेगी, जिसकी बात हमें माननी पड़ेगी। जैसे कि हमारी मम्मी और हम क्या हैं? हम जैसे मान लीजिए भारत हैं और हमारी मम्मी इंग्लैंड है। हमारी मम्मी जो कहेंगी हमें वो सुनना पड़ेगा। तो मम्मी हमारी क्या है? सर्वे सर्वा है हमारी। अगर उन्होंने कहा बैठ जाओ तो हम वहाँ से हिल नहीं सकते। हिले ना, मम्मी ने हमें मारा है और उसके बाद अगर मम्मी ने हमसे बोला है क्या, रोई ना तो और मारूंगी, तो हमें रोना नहीं है। चाहे मन में कितनी भी कुड़न हो रही हो, चाहे कितना भी गुस्सा आ रहा है, रोना नहीं है। तो मम्मी क्या है? हमारी सर्वे सर्वाएं और हम उसकी क्या है? उपनिवेश राज्य। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट करते हैं। मुख्य देश उपनिवेश राज्य के सभी संसाधनों का प्रयोग कर उन्नति करता जाता है। उपनिवेश दूसरा अवनति की ओर जाते जाता है। अब हमारी मम्मी तो खैर हमारी हमेशा तरक्की चाहती है। तो जो जैसे मान लीजिए भारत है, भारत का जो सामान है उसका प्रयोग सब क्या कर रहा है? इंग्लैंड करे जा रहा है। क्या करे जा रहा है? इंग्लैंड क्या करे जा रहा है? इंग्लैंड उसका प्रयोग करे जा रहा है। करे जा रहा है ना। तो अब आपका सारा सामान कोई और यूज करे तो तरक्की कौन करेगा? वही तो करेगा। वो तरक्की करे जा रहा है और आप क्या करे जा रहे हैं? आप अपना यूज ही नहीं कर पा रहे, ना अपने पैसे का, ना अपने कच्चे माल का, ना आप अपने संसाधन प्रयोग कर पा रहे हैं, ना आप अपना जो कार्य है वो कर पा रहे हैं। तो आप तो नीचे ही होते जाएंगे ना। हम पे कब्जा, अगर कोई व्यक्ति आप पर कब्जा करना चाहता है तो वो कैसे कर सकता है? आपको उस परिस्थिति में डाल के कर सकता है कि आप उसके आगे आओ और हाथ फैलाओ। तो वही इंग्लैंड कर रहा था हमारे साथ। क्या कर रहा था? वही इंग्लैंड कर रहा था। मुख्य देश उपनिवेश राज्य की संसाधनों का प्रयोग करता है। वो हमारे देश की हर चीज़, कच्चा माल, कपड़ा, हमारे जो बंदरगाहें हैं, उन सब का प्रयोग करके क्या उन्नति की ओर जा रहे थे। और उपनिवेश हमारा देश, जो दूसरा देश था भारत था, वो अवनति की ओर जाने लगा। हमारे देश के लोगों को अपने यहाँ का ही माल महंगे दामों में मिलने लगा। यहाँ तक कि हमें नमक नमक तक हमारा छीन लिया गया। हमारे देश में रह के ही दूसरे देश ने हमसे बोल दिया कि आप नमक नहीं खाओगे। तो सोचिए हमारी क्या परिस्थितियां रही होंगी उस वक्त। कोई हमें कोई चीज़ से रोक दे और हम रुक जाएं तो हमारी क्या परिस्थितियां रहती होंगी। तो हम थे, हम रुके। चलिए नेक्स्ट करते हैं। भारत को अंग्रेजों ने अपना उपनिवेश राज्य क्यों बनाया? अब भारत को अंग्रेजों ने अपना उपनिवेश राज्य क्यों बनाया? पढ़ते हैं। कुछ तो कारण रहे होंगे कि हमारे भारत में ही आए सब लोग। इंग्लैंड ने औद्योगिक क्रांति के दौरान कारखाने लगे, भारत के कच्चे माल की पूर्ति का साधन बनाया। हमारे यहाँ पर कच्चा माल बहुत अच्छा उपलब्ध था। हमारे यहाँ के कारीगर तब भी बहुत अच्छे थे और हमारे यहाँ के कारीगर आज भी बहुत अच्छे हैं। हमारे यहाँ पर वैसे भी हम जुगाड़ू होते हैं, हम कुछ भी करके कैसे भी करके चीज़ें कर देते हैं। साथ ही इंग्लैंड अपने यहाँ का बना सस्ता कपड़ा और दूसरा सामान भारत से ले जाकर इंग्लैंड में ऊंचे दामों पर बेचते थे और मुनाफा कमाते थे। उनका क्या था? भारत में आए, भारत का सारा माल ले, यहाँ से सारी चीज़ें ले और दूसरे देशों में महंगे दामों पर बेचें, भारत में महंगे दामों में बेचें और क्या कमाएं? मुनाफा। हर कोई क्या कमाना चाहता है बिजनेस में? मुनाफा। जो उसने पैसे लगाए हैं उसे उससे ज़्यादा पैसे वापस मिले तो उसे कहते हैं मुनाफा। और हर कोई क्या कमाना चाहता है? मुनाफा ही कमाना चाहता है कारोबार में। तो ये लोग भी मुनाफा कमाना चाहते थे। भारत में कई जरूरी फसल उगाकर उन्हें दूर दूर बेचते थे, जैसे नील,
पटसन, अफीम, गन्ना, चाय, कहवा, इन सारी फसलों को भारत में उगाते थे और दूसरे देशों में बेचते थे और हमें नमक भी नहीं यूज़ करने देते थे। सोचिए, और आज कोई अंग्रेज आपको मिल जाए, आप उसके साथ फ़ोटो खिंचाने के लिए इतनी एक्साइटेड हो जाती है जैसे आपने भगवान को देख लिया। बेटा, वो भी इंसान है, ऐसी हरकतें नहीं करनी है। अगर कोई अंग्रेज मिल जाए, हाँ, वो आपसे बात कर रहा है, आप भी उससे ठीक से बात करिए। ऐसा नहीं है कि उससे बदतमीज़ी करनी है या हमें उसे कुछ उल्टा-सीधा कहना है, कुछ भी नहीं करना। पर उनको ऐसा फ़ील नहीं कराना कि आप सुपीरियर हैं और हम नीचे निम्न स्तर के हैं। हमें ऐसा नहीं फ़ील कराना है। हम भी अपने आप में स्पेशल हैं, हम भारतीय हैं बेटा। वो हमारे देश में घूमने आए हैं और हम भी किसी देश में जाके घूमने जाते हैं। संस्कृति देखिए, संस्कृति पसंद करिए, पर उनको ऐसा फ़ील मत कराइए कि भाई तुम तो किसी और प्लैनेट से आए हो और हम इस प्लैनेट पे बहुत तुच्छ लोग हैं, भाई तुमने आके हमें तो धन्य कर दिया। ऐसा नहीं, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा कि कोई उन्हें दिख जाए, बस फॉरेन कंट्री का आया हो, हमें फ़ोटो खिंचाना है आपके साथ, हमें ये करना है। भाई ऐसे नहीं करना है बच्चा। ओके, समझे? आई होप आपको समझ आए हो। भारत में व्यापार के लिए सामान लाने ले जाने के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्रों में रेल लाइनें, सड़कें बिछाना भी शुरू किया। अब भाई संसार जो आपको अगर संचार करना है, कुछ तो व्यवस्था करनी पड़ेगी आपको। यहाँ से अलीगढ़ से मान लीजिए सामान कानपुर भेजना है, तो कोई तो व्यवस्था करनी होगी कानपुर भेजने के लिए। तो उन्होंने कहा कि रेल की लाइनें बिछाई, सड़कें बिछाई, जिससे कि क्या करना, व्यापार करना क्या हो, आसान हो जाए। उन्होंने ऐसा नहीं है कि आपके लिए बिछाई, पर वो ऐसा महसूस कराते थे कि वो आपका फ़ायदा कर रहे हैं, वो यहाँ व्यापार करने आ रहे हैं तो आपकी मदद कर रहे हैं कि आपको आसानी हो। पर वो आपको लिए कुछ नहीं कर रहे थे, वो अपने ही फ़ायदे के लिए कर रहे थे। हर कोई अपने फ़ायदे के लिए करता है। इसके लिए लोहा, कोयला आदि खनिजों की खदान खोदना चाहते थे, जिससे कि उसे हीरे निकाल पाएँ, लोहा निकाल पाएँ, कोयला निकाल पाएँ। अब ट्रेन चलेगी तो किससे चलेगी? कोयला तो चाहिए। जंगल की लकड़ी का व्यापार करना, जंगल काटते गए, लकड़ियाँ उनका प्रयोग करते गए, हमारे देश का प्रयोग करके, और हमें ही निम्न स्तर का फ़ील कराने वाले थे अंग्रेज। नोट्स: इस सब कार्य के लिए भारत में अधिकारी रखने और भारत के लोगों पर अपना देखो नियंत्रण बनाने की ज़रूरत थी, महसूस हुई। अब एक समय के बाद तो लोगों को लगेगा ना कि ये हमें ठग रहे हैं, कि हमारा पैसा यूज़ कर रहे हैं। तो भाई उस समय की परिस्थिति जब आए, उसके लिए अपने भारतीयों पर कब्जा कर लो कि वो चाह के भी उस चीज़ से ना निकले। उनको इतना दबा दो, चाहे वो उन्हें असभ्य बना कर रहने दो, उन्हें पढ़ने मत दो, उन्हें काबिल मत बनने दो, उन्हें पैसा मत कमाने दो, कि किसी भी तरह वो आपके जो चुंगल है ना, उससे निकल ना पाए। कोई व्यक्ति अपने फैसले खुद ले पाएगा तो क्या वो आपकी बात सुनेगा? नहीं सुनेगा। तो अंग्रेज यही तो चाहते थे कि भारतीयों को काबिल मत बनने दो, वो आपकी बात सुनते रहें, आपके तरीके से करें। तो यही अंग्रेजों ने चाहा। उद्योग को बढ़ावा देने के लिए चलाए गए विशेष अभियानों की औद्योगिक क्रांति कहते हैं। क्या था क्रांति का अर्थ ही क्या होता है कि किसी चीज़ को बढ़ावा देने के लिए हो, अपनी आज़ादी के लिए हो, उसको क्रांति। औद्योगिक क्रांति किसके लिए होगी? औद्योगिक क्या होती है? व्यापार के लिए क्रांति। तो उद्योग को बढ़ाने के लिए होने वाली जो क्रियाकलाप थी, उसके लिए जो योजना बनाई थी, उसे क्या कहते हैं? औद्योगिक क्रांति। क्या कहते हैं? औद्योगिक क्रांति। उद्योग को बढ़ावा देने के लिए चलाए गए विशेष अभियान को औद्योगिक क्रांति कहते हैं। क्या कहते हैं? औद्योगिक क्रांति। चलिए, ईस्ट इंडिया कंपनी नील, कॉफ़ी, चाय के बागान भारत में लगाकर फसलों को सस्ते में खरीदकर जहाज़ों से इंग्लैंड भेजती थी। क्या करती थी? भारतीय कंपनियां यहाँ पे बागवानी करते थे, यहाँ जो फसलें उगाते थे उनको कहाँ भेजती थी? इंग्लैंड। ईस्ट इंडिया कंपनी नील की खेती करते, कॉफ़ी की, चाय के बागान भारत में लगाते थे, यहाँ सस्ते पड़ते थे लगाना, और यहाँ से सस्ते में खरीदी हुई चीज़, 1 रुपये में खरीदी हुई चीज़ 10 रुपये में बेचते थे, 9 रुपये का मुनाफा कमाते थे। तो बस इसके लिए वो यहाँ भारत को ही अपना वो केंद्र बनाना चाहते थे। कच्चा माल जैसे कपास से कपड़ा, चाय पत्ती, कपड़े के लिए तैयार नील भारत तथा यूरोप से महंगे में बेचते और मुनाफा कमाते। क्या? कपास, कपड़ा, चाय पत्ती, कपड़े के लिए तैयार नील। नील क्या होता है? वो जो सफ़ेद कपड़ों पे हम पहले लगाते थे ना,
उसे कहते हैं नील। भारत तथा यूरोप से महंगे में बेचते थे और मुनाफा कमाते थे। क्या कमाते थे? मुनाफा। कैसे होता था? भारत में कपास की पैदावार हुई, ये देख रहे हैं ना आप, ये कपास बनी है भारत में। इसको क्या हुआ फिर? भारत में जो कपास पैदा हुई है, भारत में जो कच्चा माल पैदा हुआ है, उसे इंग्लैंड भेज दिया। ये इंग्लैंड के कारखाने में कच्चे माल से कपड़ा बनाते हुए, ये इंग्लैंड के कारखाने, जो भारत में कपास पैदा हुई, उसे एजेंट आया, उसने बोला कि हमें ये बेच दो। भाई गरीब मजदूर है, उसे अपना काम कराने के लिए चाहिए, तो भारत में उससे कोई खरीद नहीं रहा है, क्योंकि ये लोग ऐसी चीज़ें क्रिएट कर रहे हैं 1 रुपए में। अब सब बाहर के लोग ही खरीद रहे हैं, हमारे देश का इक्का दुक्का खरीद रहा है, तो उससे सब लोगों का तो गुजारा नहीं हो सकता ना। तो बस खरीदते थे, 1 रुपए में खरीदी, भारत इंग्लैंड भेज दिया, उनके वहाँ कारखानों में जाके कपड़ा बन गया। जो हमारा भारतीय मजदूर है, वो बेचारा एक एक कपड़ा बनाने में उसे बहुत देर लग रही है। जैसे मान लिया, भारतीय बुनकर विदेशी कारखानों का मुकाबला नहीं कर सकते। मशीन में बनने वाला कपड़े का मुकाबला एक भारतीय बुनकर मशीन में बनने वाला कपड़े का मुकाबला एक भारतीय बुनकर कैसे कर सकता है? मशीन में तो ऑब्वियसली जल्दी बनेगा, कारखाने में कपड़ा जल्दी बनता था, ताकि उसकी लागत भी कम आती थी। अब मान लीजिए एक बुनकर एक कपड़े को 10 दिन में बना पा रहा है, मशीन 10 दिन में 2000 कपड़े बना रही है, एक कपड़ा और 2000 कपड़े, लागत तो कम आई ना। जबकि भारतीय बुनकरों को हाथ से कपड़ा बनाने में काफ़ी समय, तभी तो गांधी जी ने चरखा बोला था ना। चरखा, हर किसी को सूत काटनी है, ये एक उस समय चरखा तो गांधी जी का फेमस हुआ था। आज भी फेमस है चरखा, अगर किसी ने देखा हो तो। वैसे मुश्किल है आप लोगों ने देखा हो चरखा। ये देखिए, ऐसा ऐसा होता है चरखा, ठीक है। काफ़ी समय लगता था तथा उसके कपड़े की बिक्री काफ़ी कम दाम में होती थी। अब कोई व्यक्ति 10 दिन लगा के अपना एक कपड़ा बना रहा है, तो अब वो उसे 1 रुपए में तो नहीं बेच सकता। भाई 10 दिन लगाए हैं उसने उसमें बनाने में, तो उसको उसकी मेहनत का पैसा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? उसको भी तो अपने बीवी बच्चे पालने हैं, उसको भी तो अपना घर परिवार चलाना है। अब वो कैसे चलाएगा? वो मुश्किल होता था उसे घर चलाना। लेकिन अब आप हैं, आपको कोई माल सस्ते में मिल रहा है, आप सस्ते में जाएंगे ना। पर जो उसने बनाया होगा, अब आपको भी तो, भाई ऐसा तो नहीं बस एक कपड़ा खरीदना है, आपको भी बहुत सारी चीज़ें करनी है, तो कोई गलत नहीं था। उसके कपड़े में बिक्री काफ़ी कम दाम में होती थी। इससे भारतीय बुनकरों की दशा क्या थी? खराब थी। बेचारे मेहनत कर रहे हैं पर उनका कपड़ा बिक नहीं रहा है, उनसे कोई ले नहीं रहा है, तो उनका तो नुकसान हो रहा है। पर क्या कर सकते हैं? कपड़े एजेंट भारतीयों को महंगे दाम में बेचते थे, और जो मशीनों के कपड़े बने थे उसको महंगे दाम में बेचते थे। अब किसी को 10 कपड़ों की ज़रूरत है, अब वो एक कपड़ा 10 दिन में बना पा रहा है, तो 10 कपड़े कितने दिनों में बनाएगा? अब इतने दिन कोई नहीं रुक सकता। मशीन तो 10 कपड़े 10 मिनट में बनाएगी, मान लो 1 घंटे में बनाएगी, 1 दिन में बनाएगी, तो वो बस मशीनों के कपड़े किसमें महंगे दाम में ले रहा है। अब देखिए इस कहानी से आपको क्या मिल गया? हमसे ही खरीदा, हमको ही बेचा। देख पा रहे हैं आप? हमसे खरीदा, हमको ही बेचा। ये हमसे ही खरीदा है और लास्ट में हमको ही बेचा जा रहा है, और हमारी ही दशा क्या है? खराब। हमसे खरीदो, हमको बेचो, हमारी दशा खराब है। ये थी अंग्रेजों की नीति। हमसे कमाना है, हमें उस स्थिति में रखना है कि हम रोटी से ऊपर सोच ही ना पाए। हम हमारे देश को क्या बचाते अगर हम रोटी से ऊपर नहीं सोच पा रहे? अब आप मान लीजिए आपका परिवार है, आपको अगर एक वक्त का खाना नहीं मिलेगा तो क्या आप एजुकेशन सोच पाओगे? सबसे पहले क्या सोचोगे? 2 रोटी मिलनी चाहिए जिससे हमारा पेट भरे। तो बस यही कर रखा था अंग्रेजों ने भारतीयों के साथ। हमें उस स्थिति में रखा था, उस मेंटल स्थिति में रखा था कि हम हमारे जो नमक, रोटी, दाल, इससे ऊपर सोच ही नहीं पा रहे थे, और जब तक उन्होंने पूरे देश पे क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। ये स्थितियां थी। अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया। वो तो चाहते ही थे अपना वर्चस्व स्थापित करना, उन्होंने कर लिया अपना वर्चस्व स्थापित। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी
व्यापार पर कब्जा करने के लिए एक दूसरे से लंबे समय तक लड़ती रही। ये लोग भारत में कब्जा करने के लिए, भारत इन्हें इतना इम्पोर्टेंट लगता था, इन्हें भारत इतना इम्पोर्टेंट लगा, ये लोग आपस में भी लड़ रहे थे। जो विदेशों से आए थे, जो यूरोपीय शक्तियाँ आई थी, वो आपस में भी लड़ रही थी कि जो ज़्यादा भारत से अपना मुनाफा कमा पाए, जो ज़्यादा लोगों से जुड़ पाए, क्योंकि जो कच्चा माल ज़्यादा ले पाएगा भारत से, वही तो ज़्यादा मुनाफा कमा पाएगा। तो आपस में भी लड़ रही थी ये सारी कंपनियां, व्यापार पर कब्जा करने के लिए एक दूसरे से लंबे समय तक लड़ती रहीं और कोशिश करती रहीं कि एक दूसरे को भारत से खदेड़ के निकाल दें। और कंपनी इंग्लैंड और फ्रांस से सैनिक बुलाने लगी। और भाई वो अपने जो व्यापारी थे, वो अपने देश को भी तो दे रहे थे पैसा, तो अपनी सेना को तो बुलाएंगे ही, क्योंकि जिसकी सेना ज़्यादा स्ट्रांग होगी उसको ज़्यादा मुनाफा मिलेगा, वो ज़्यादा मुनाफा कमा पाएगा। चलिए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ताकत बढ़ाने में लॉर्ड क्लाइव तथा फ्रांसीसी की ताकत बढ़ाने में डिप्लू का विशेष योगदान था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया की कंपनी की जो ताकत बढ़ाने में कौन? लॉर्ड क्लाइव, नाम याद रखना इम्पॉर्टेंट है। और फ्रांसीसियों की ताकत बढ़ाने में ड्यूप्ले। किसका? ड्यूप्ले। ये नाम याद रखना बेटा, ठीक है। चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ एक फोटो। ये कौन है? लॉर्ड क्लाइव। लॉर्ड क्लाइव बंगाल के नवाब मीर जफ़र से मिलते हुए। ये कौन है? ये है लॉर्ड क्लाइव। अब ये उस समय का फोटो है बेटा, इसी तरीके का होगा, बहुत एकदम डिटेल में, जैसे आज के एचडी फोटो आते हैं वो तो नहीं आएंगे। तो लॉर्ड क्लाइव बंगाल के नवाब मीर जफ़र से मिलते हुए, ये हैं लॉर्ड क्लाइव। बेटा उस समय के तो ऐसे ही फोटो होंगे, आज के ज़माने के एचडी तो फोटो है नहीं कि कैंडिडेट फोटो ले लिया या ऐसे फोटो ले लिया। पहले तो इसी तरीके के फोटो भी मिल जाए तो मुश्किल होती थी। हाँ, चलिए आगे करते हैं। भारत के राज्यों और विदेशी कंपनियों की सेना। भारतीय राजा और नवाब अपने अपने राज्यों व उत्तराधिकारियों के संबंध में आपस में युद्ध करते थे। एक कारण ये भी था कि जो विदेशी आए और भारत में कब्जा कर लिया, क्योंकि भारतीयों में एकता की कमी थी। मान लो ये राजा है, ये दूसरे राज्य पर कब्जा करना चाहता है या उसका उत्तराधिकारी नहीं है। अब ये है इंग्लैंड और यूरोप से आए लोग, ये इनको बोलते हैं कि हम तुम्हें पैसा दे देंगे, इनसे लड़ाई में मदद कर देंगे, आपका राज्य बचाएंगे। तो ये इनके गुलामी क्या कर लेते हैं? स्वीकार। इन्होंने इंग्लैंड वालों की गुलामी करके और दूसरे राज्य को हरा दिया। दूसरा राज्य तो हार गया, पर ये किस में आ गए? यूरोपीय शक्तियों के चंगुल में। अब इनको इनकी क्या करनी पड़ेगी? बात माननी पड़ेगी। तो बस यही था पूरी कहानी का। राजा और नवाब आपस में अपने उत्तराधिकारी और संबंधित आपस में युद्ध करते रहते थे और कंपनियों की सहायता लेने से नहीं डरते थे, ना ही कतराते थे। यूँ लगता था कैसे भी बस जीत जाएं, अपने भाई से जीत जाएं, चाहे हमें पड़ोसी की सहायता लेनी पड़े जिससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। वो हिसाब उस समय था। कंपनियां इन झगड़ों में अपनी टांगें अड़ाने लगी। जब वो कहते हैं ना, फूट डालो। आपने वो बंदर की कहानी सुनी होगी कि दो बिल्लियों के पास रोटी थी और आधी आधी रोटी वो बांटने में, वो सारी रोटी वो बंदर खा गया और बिल्लियों के पास कुछ नहीं बचा। तो उन्होंने यही किया, विदेशियों ने हमारे देश में लड़ाई करवाई और हम पर ही राज्य किया। और जिस नवाब या राजा की सहायता के लिए कंपनी अपनी सेना भेजती, उसकी ताकत कई गुना बढ़ जाती। क्या बढ़ जाती? कई गुना ताकत बढ़ जाती। यूरोपीय सेनाओं का बड़ा दबदबा। इन सभी जो ये हुई थी, ये सारी विशेषताएं थी जिनके कारण यूरोपीय सेनाओं का क्या बढ़ा? दबदबा बढ़ा भारत में। बेहतर नौसेना, तोपें और बंदूक। हम लोग तो भैया रोटी के लिए ही लड़ रहे थे, हमारे पास रोटी नहीं थी। जो बेसिक ज़रूरतें होती हैं, रोटी कपड़ा मकान, हमारे पास वो ही नहीं था। तो हम बेहतर नौसेना कहाँ से लाते? हम तोपें कहाँ से लाते? हम बंदूकें कहाँ से लाते? हम तो नहीं ला पाएंगे। हम पहले रोटी तो ले आए, जो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। हम जिए तो सही, पहले हमारे जीवन की दिनचर्या ही नहीं हो पा रही थी जो हम इन सब के बारे में सोच पाते। नियमित अभ्यास। अब भाई रोटी है नहीं पेट में, हम नियमित अभ्यास करेंगे, मन ही नहीं लगेगा। परेड और ड्रिल। ड्रिल होती है रोज रोज प्रैक्टिस, सेम चीज़ की प्रैक्टिस को कहते हैं ड्रिल। और परेड तो आपने देखी है, भारत जब हमारी सेना परेड करती है उसी को कहते हैं। अनुशासित भी रहते थे, नियमबद्ध रहते थे। अनुशासन, कुछ भी पाने के लिए अनुशासन होना आपको बहुत ज़रूरी है। राजाओं की सैनिक ताकत बढ़ाने के बदले में कंपनी उनके व्यापार में कई रियासतें ऐंठने लगी।
राजाओं की मदद करने में। राजाओं को लग रहा था वो मदद कर रहे हैं, तोहफे मिल रहे हैं, पर वो उनकी क्या रियासत ऐंठ रहे थे, उस पे कब्जा कर रहे थे। और राजा क्या था, सबसे ज़्यादा तो हमारे राजा हैं जो मारे गए हैं ना, वो भोग विलास की स्थिति में, कि शराब में लगे हुए हैं और बस अ, बस इस सब में लगे हुए थे। व्यापार में कई रियासतें ऐंठने लगी, इन इलाकों से लगाने वसूले करती थी। उस पैसे से व्यापार करना, इससे मिले धन से कम। आपस में लड़ रहे हैं, ये देखिए हमारी सेना आपस में लड़ रही है। ये देखो, वो आप इस फोटोग्राफ को देखो, ये आपकी बुक में है, एससीईआरटी में जो दिखाई गई है। ये हमारे जो राजा हैं, ये हमारे राजा हैं, देख रहे हैं, और ये विदेशी हैं। वो मुनाफा कमा रहे हैं, हमें क्या, आपस में लड़वा कर। बस बेटा यही समझ हम में नहीं थी उस वक्त हमारे राजाओं में, कि हम आपस में अगर एकजुट हो जाते ना, ये हमारे हाथ में तलवार ना होती, ये तलवार होती पर इनके ऊपर होती, ये जो हैं इनके ऊपर होती, तो हमारा देश इतने समय तक गुलाम नहीं रहता। विदेशी कंपनियों ने हमसे ये चालाकी दिखाकर हमको, ये इसके साथ खड़ा है, ये इसके साथ खड़ा है, पर ये दोनों आपस में एक साथ हैं, ये दोनों आपस में एक साथ हैं, पर हमें दिखा रहे हैं। और इनमें से जो राजा हार जाएगा वो तो हार गया, उस पर तो कंपनी का अधिकार कर ही लेते हैं, पर ये जो दूसरा राजा जीता है ना, उसको दबा देते हैं बोझ तले, और उस पर अपना क्या कर लेते हैं, कब्जा कर लेते हैं। ये देखिए, ये देखो, बंदूकें, तोपें, ये भारत में ये लोग आके घुस के हमारे देश के लोगों को मारे जा रहे थे, और हम कुछ नहीं कर पा रहे थे। सोचिए वो क्या परिस्थितियां रही होंगी, कि हमारे देश के लोग रोटी के लिए तरस रहे थे, नमक जो बेसिक है उसके लिए तरस रहे थे, और हमारे राजा उन्हीं लोगों का साथ दे रहे थे, यूरोपियों का। किसके लिए, क्योंकि उनका जीवन सही से कटे, हमारे ही पैसे को हमें देखकर भीख में दे रहे थे वो यूरोपी, और हम पे ही एहसान दिखा रहे थे। सोचिए क्या परिस्थितियां थी हमारी। ये देखिए, झांसी के किले पर, मतलब मान लीजिए कुछ इसी प्रकार का मंजर था झांसी के किले पर, जब उसे तोड़ा फोड़ा जा रहा था। हमारी झांसी की रानी कैसे लड़ी, और उनके हारने का कारण भी यही था कि हम जो भारतीय थे ना, हम में से कुछ लोग हमारी मातृभूमि को फेंकने निकले थे। एक तरीके से बस चंद रुपयों के लिए, चंद पैसों के लिए हमने ये सब किया। वो चालाक, हम भारतीय भोले होते हैं कह सकते हैं, क्योंकि हम मीठी मीठी बातों में रहते हैं, हम भविष्य नहीं देखते। इन्होंने, यूरोपियों ने ना भविष्य देखा कि इनमें फूट डालेंगे, इनको लड़ाएंगे, और हम क्या कराएंगे, मुनाफा। और हमने सोचा ये हमारे साथ खड़े हैं, ये हमारे भाई बंधु हैं, और ये पीठ में क्या कर रहे थे, खंजर मार रहे थे। चलिए आगे करते हैं। अपनी सेना का खर्चा निकालते थे, ये हमसे ही पैसे ले रहे थे। मतलब जैसे मान लो इन्होंने हमारी मदद की युद्ध में, और फिर हमसे उससे पैसे लेंगे कि भैया हमारी सेना का ये खर्चा हुआ है, दो। लेकर कंपनियों ने अपने कोठियों की किलेबंदी कर की, और भारत से एक दूसरे से बहुत युद्ध लड़े। मतलब हमारे देश में आके इन्होंने अपने घर बनाए, कोठियाँ बनाई, उनके किलेबंदी की हमारी ज़मीन पर, और हम इनका कुछ नहीं कर पा रहे थे, और ये हमसे युद्ध लड़ रहे थे। सोचो हमारे घर में कोई घुस के हमसे युद्ध कर रहा हो। अभी कर्नाटक युद्ध हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है फ्रेंड, आज के लिए इतना रखते हैं, फिर कल मिलते हैं। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। अगर कुछ भी पसंद आ रहा है, आपको लग रहा है मैं आपकी थोड़ी भी मदद कर रही हूँ, तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और पढ़ते रहिए। समय की कीमत रखिए, समय आपकी कीमत रखेगा। ओके।